finance available to national and sub-national government, specially examine the importance of international development aid in the public sector। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो ज़्यादा फोकस आज होगा वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड के ऊपर होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो एड वगैरह आ रही हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी बातें होंगी। टैक्सेशन का इम्पैक्ट होगा, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये इसमें डिटेल टाइप ऑफ टैक्सेशन बेसिस एंड क्राइटेरिया हम देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड, नॉन फाइनेंशियल एड एंड डायरेक्ट असिस्टेंस, ग्रांट, लोन्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस। Assess the impact and effectiveness of international aid, role of oversight bodies, discuss ethical issues related to international aid, explain the public expenditure and financial accountability framework, identify and discuss international development framework, impact of aid on financial strategy। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें जो है वो इस सेशन के अंदर हम देखेंगे, कवर अप करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने टाइप्स ऑफ टैक्सेशन बेसिस लिखा हुआ लिस्ट एज मैनी थिंग्स एज यू कैन दैट द गवर्नमेंट करंटली टैक्सेस और हैज टैक्स इन द पास्ट। तो इसके अंदर हमने देखना है कि कौन कौन से गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस अप्लाई कर रही है, किस तरह के टैक्सेस हैं। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे टैक्स का पर्पस क्या है एंड हाउ सक्सेसफुल इज द टैक्सेस इन अचीविंग दिस। ये देखिए यहाँ पे अब उसने एक पिक्चर हमारे पास शो की हुई है कि यूके का पब्लिक सेक्टर के अंदर जो करंट रिसीट्स रही हैं 2022 और 23 में, तो उसके थ्रू पता लगता है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी ज़्यादा किसकी इम्पोर्टेंस है। लाइक उसके अंदर उसने इनकम टैक्स शो किया हुआ है, एनआईसी है, वैट है, तो इन सारी चीज़ों का उसने बताया हुआ है। लाइक इनकम टैक्स जो है वो 2022-23 में 249 बिलियन पाउंड का रिसीव किया गया इनकम टैक्स। एनआईसी जो है 178 बिलियन पाउंड का है। वैट इस तरह 160 बिलियन का। तो उसने ओवरऑल बताया हुआ है कि 1017 बिलियन पाउंड जो है वो पब्लिक सेक्टर की करंट रिसीट्स हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो इनकम टैक्स की उसने बताया हुआ है कि इनकम टैक्स की उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 249 बिलियन। अब की टैक्स सिस्टम्स के अंदर उसने लिखा हुआ टैक्सेस ऑन पर्सनल इनकम, टैक्सेस ऑन कॉरपोरेशन, टैक्सेस ऑन वेल्थ, टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, वैल्यू एडेड टैक्स एंड सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज एंड टैरिफ्स एंड अदर फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन टैक्सेस। तो उसने डिफरेंट टैक्स सिस्टम बताए हुए हैं कि यूके के अंदर किस तरह से है कि पर्सनल इनकम के ऊपर जो पर्सनल इनकम होगी, लाइक आप कह सकते हैं कि कोई बंदा जो है एक इंडिविजुअल है, तो पर्सनल इनकम की बात हो रही है, तो पर्सनल इनकम में इंडिविजुअल की जो इनकम है वो जिन जिन सोर्सेज के थ्रू कर रहा है। जैसे पर्सनल इनकम के अंदर हमारे पास दो तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम एंड डिविडेंड इनकम। ये तीनों इनकम्स जो हैं वो हम एक्यूमुलेट करते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम एट दी एंड जो है वो लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी, जो एट दी एंड फिर हम पेएबल कैलकुलेट कर देते हैं कि इंडिविजुअल का इनकम टैक्स पेएबल कितना है गवर्नमेंट की तरफ। काइंडली किसी का माइक ऑन है, काइंडली वो ऑफ कर लें। ठीक है जी। अब जैसे पर्सनल इनकम है, और पर्सनल इनकम के अंदर इंडिविजुअल, यानी इसके अंदर इंडिविजुअल टैक्स आ जाता है। ओवरऑल सारा इंडिविजुअल टैक्स जो है वो इसके अंडर आ जाता है। तो अब इस इंडिविजुअल टैक्सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, कि कोई ट्रेड कर रहा है अगर कोई इंडिविजुअल, तो उसकी ट्रेडिंग इनकम आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम भी आ जाएगी साथ। अगर उसने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो प्रॉपर्टी इनकम भी है, वो भी आ जाएगी, वो नॉन सेविंग है उसकी। अगर वो कहीं से इंटरेस्ट वगैरह ले रहा है, रिसीव कर रहा है, इंटरेस्ट वगैरह ले रहा है, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट होते हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम है, तो वो आपकी सेविंग इनकम के अंदर आ जाएगी। किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके अगेंस्ट उसको डिविडेंड रिसीव हो रहा होगा, तो वो डिविडेंड जो है डिविडेंड इनकम के अंदर आ जाएगा। और उसकी वो स्लॉट देखी जाएंगी कि उसकी जो इनकम बन रही है, टोटल इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड आएगी। तो हमने सबसे पहले उसमें से अराउंड, मेरा ख्याल है कोई 12,800 कुछ पाउंड है अमाउंट जो एग्जाम्प्ट होती है, जहाँ इस इनकम तक जो है वो एग्जाम्पशन होती है। उसके बाद फिर टैक्स रेट जो हैं वो अप्लाई होते हैं यूके के अंदर। तो इस तरह से फिर हम उसकी सारी कैलकुलेशन करते हैं, सारी कैलकुलेशन करके एक टैक्स लाइबिलिटी जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। इसी तरह कॉर्पोरेशन टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है कंपनी ने जो टैक्सेस वगैरह पे करने। इसी तरह कंपनी की भी सारी इनकम जो है वो एक्यूमुलेट कर ली जाती है, और सारी इनकम को एक्यूमुलेट करके उसके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट एट द एंड अप्लाई किया जाता है। कुछ एग्जम्पशंस होती हैं, इंडिविजुअल्स को भी बहुत सारी एग्जम्पशंस होती हैं चीज़ों में,
कि अगर वो कहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करे तो उसको इतनी टैक्स की रिलीफ मिल जाएगा। और जैसे कैपिटल अलाउंसेज हैं वो पर्सनल इनकम पे भी और कॉर्पोरेशन पे भी अप्लाई होते हैं। जैसे डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन हम चार्ज करते हैं एसेट्स के ऊपर, इसी तरह टैक्स में और फाइनेंस के अंदर जो है हम कैपिटल अलाउंसेस चार्ज करते हैं। तो कैपिटल अलाउंसेस क्या होते हैं कि जो टैक्स या फाइनेंस वाले हैं वो कैपिटल अलाउंसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। लाइक वो कहते हैं कि आप पहले ही साल पूरा एसेट डेप्रिशिएट कर दें, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर अलाउंस वगैरह मिलते हैं। फिर वहाँ पे एक एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस के नाम से एक अलाउंस होता है, वो एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया जाता है एसेट्स के ऊपर। कॉर्पोरेशन में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, रिलैक्सेशंस हैं। तो सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हम एक टैक्स रेट जो है वो अप्लाई करते हैं, और टैक्स रेट को अप्लाई करके हम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। पर्सनल इनकम में भी हम कर लेते हैं, कॉर्पोरेशन में भी कर लेते हैं, वेल्थ के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है कि आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो कैलकुलेट करके उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई किया जाता है। प्रॉपर्टीज के ऊपर मैंने बताया प्रॉपर्टी इनकम है, तो वो प्रॉपर्टी इनकम कंपनी की भी हो सकती है और इंडिविजुअल की भी हो सकती है। वैल्यू एडेड टैक्स है, तो सेल टैक्स की भी बात कर रहा है, वो आपकी सेल्स के ऊपर और परचेजेस के ऊपर इनपुट वैट आउटपुट वैट। फिर उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं वैल्यू एडेड टैक्स में कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज हैं या आपकी स्टैंडर्ड रेटेड हैं या एग्जाम सप्लाईज हैं, वो जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उस हिसाब से फिर हम वैल्यू एडेड टैक्स की भी कैलकुलेशन करते हैं। फिर एक्साइज कस्टम ड्यूटीज एंड टैरिफ्स वगैरह जो हैं इनकी कैलकुलेशन है बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट सी वो करते हैं। और बहुत सारी जैसे और अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन टैक्सेस, तो और बहुत सारी जैसे इनहेरिटेंस टैक्सेस के नाम से एक यूके के अंदर लॉ, यूके टैक्स लॉ है कि इनहेरिटेंस के ऊपर भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। यानी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ स्टेट बनाई जाती है, और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही होती है आगे किसी और को, जो उनका जो है वो बेटे बच्चे जो भी वो उनकी तरफ जाती है, प्रॉपर्टी की सारी इनहेरिटेंस जो है उसके ऊपर भी फिर एक टैक्स अप्लाई किया जाता है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इनहेरिटेंस टैक्स नहीं अप्लाई होता, लेकिन वहां पे अप्लाई होता है कि इनहेरिटेंस के ऊपर आपको डेथ स्टेट प्रिपेयर करनी पड़ती है, और वो एक डेथ स्टेट प्रिपेयर करने के बाद आप एट द एंड जो है वो कैलकुलेशन करके तो आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर टैक्स पे करना पड़ता है जिसको ट्रांसफर की जाती है प्रॉपर्टी। तो इस तरह से डिफरेंट टैक्स सिस्टम है यूके का। डिफरेंट जो जो उसके अंदर सिस्टम जो जनरल जनरल चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फॉल कर सकती हैं। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है जी क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएशन ऑफ टैक्सेस एंड टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है जी, तो एवेल्युएशन का क्राइटेरिया क्या है, उसने लिखा हुआ एफिशिएंट होना चाहिए, इक्विटी एबिलिटी टू पे, एंड इक्विटी के अंदर वो बेनिफिट रिसीव भी करने का कह रहे हैं, सिंप्लिसिटी एंड एडमिन कॉस्ट, सर्टेनिटी, ब्रेड्थ ऑफ टैक्स बेस, डिफिकल्टी ऑफ इवेजन, बायोंसे और ट्रांसपेरेंसी। तो ये उसने डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएशन बताया में कि टैक्सेस के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया हैं फॉर एवेल्युएशन। तो अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखें एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी के अंदर बता रहा है इकोनॉमिस्ट डिफाइन पेरेटो एफिशिएंसी एज मेकिंग एटलीस्ट 1% बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी वर्स ऑफ। Cannoli and Monroe 1999 argue that a desirable feature of a tax system is a minimal loss of efficiency, which recognizes the fact that in purely financial terms, at least some individuals must pay more than they receive in benefits from public services. ठीक है जी। In practice, this is a difficult criterion to apply to an individual tax because the effect on any individual depends significantly on their consumption of public services, which is not related to individual taxes, but to the whole system of public service and its funding. It is also difficult to measure the non-financial benefits to an individual welfare that result, for example, from contributing to the protection of the most vulnerable member of society. For these reasons, we will use a definition of an efficient tax as सर one. एक सर क्यूरी थी सर, सॉरी सर आपको डिस्टर्ब किया। जी सर बताएं। सर इससे पहले जहां आपने पिछला टॉपिक हमें पॉइंट्स बताए हैं उसमें जी वो टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो उसमें वो कह रहा था ऑपरेशनल, जी सर, इसमें वो कह रहा था ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव, ये जो किताब में साथ देख रहा था सर, तो जी जी। ये शायद यहाँ पे नहीं है, ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी। टॉपिक कोई मिस हुआ है सर इसमें?
इधर तो लिखा हुआ है सर, यानी टैक्स स्ट्रक्चर्स के नाम का टॉपिक है सर। टैक्स स्ट्रक्चर के नाम से है टॉपिक। जी सर। टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर सर आ जाएगा, अभी आगे जाके आ जाएगा हमारे पास। ओके सर, ठीक हो। सॉरी सर, आप कंटिन्यू करें सर। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहे जी कि फॉर दीज रीजंस वी विल यूज अ डेफिनेशन ऑफ एन एफिशिएंट टैक्स एज वन दैट मिनिमाइजेस द इफेक्ट इट हैज अपॉन इकोनॉमिक चॉइसेस एंड बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स levied at 10% would be more efficient than when it is levied at 30% because it would have less effect on people's choices about how much they work. It should be noted that virtually all taxes are inefficient to a lesser or greater extent, and that inefficiency is not necessarily a shortcoming. In particular, taxes designed to change behavior, such as those aimed to reduce consumption of demerit goods, are clearly inefficient by design. तो यानी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी वो ये है कि बता रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो ज़्यादा पे कर रहे होते हैं, अपने बेनिफिट इतने रिसीव नहीं कर रहे होते, जबकि उससे ज़्यादा वो पे कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो वो बता रहे हैं कि ये प्रैक्टिस के अंदर भी ये डिफिकल्ट क्राइटेरिया है कि इंडिविजुअल टैक्सेस पे इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसने एक आगे बताया हुआ है कि एफिशिएंट टैक्स जो है उसका जो वो है कि वो अफेक्ट अब जो इकोनॉमिक चॉइसेस एंड बिहेवियर की जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करे। जैसे उसने एग्जाम्पल के तौर पे बस रखा हुआ है कि अगर इनकम टैक्स जो है वो 10% इम्पोज किया जाए तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है कि आपके ऊपर जो टैक्स है वो 30% इम्पोज कर दिया जाए। ठीक है जी। तो क्योंकि उसका वो बता रहे हैं कि बिकॉज इट वुड हैव लेस इफेक्ट ऑन पीपल चॉइसेस अबाउट हाउ मच दे वर्क। तो आगे उसने शायद दूसरा सेकंड पॉइंट उसने लिखा हुआ इक्विटी, एबिलिटी टू पे। A tax will be equitable if the amount that people are required to pay increases in proportion to their ability to pay. ठीक है जी। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं जी कि जो टैक्स जो है वो इक्विटेबल होगा अगर जो लोग पे कर रहे हैं, ठीक है जी, पीपल आर रिक्वायर्ड टू पे, जो लोगों ने पे करना है वो उस प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज कर जाए जो उनकी एबिलिटी है पे करने की। ठीक है जी। लाइक ऐसा फॉर एग्जांपल उसने लिखा हुआ देयर इनकम और देयर वेल्थ, यानी उनकी वेल्थ के हिसाब से जो है उस प्रोपोर्शन के हिसाब से उनसे लिया जाए। Connolly and Monroe also discuss both horizontal equity, which refer to taxes that treat people in same circumstances in the same way, and vertical equity, which means treating people differently who are in different circumstances. तो यहाँ पे अब वो बता रहा है, असल में जो बात यहाँ पे कर रहा है वो बता रहा है कि जो उन्होंने बताया हुआ है कि जो कि उसने बताया कि दैट पीपल आर रिक्वायर्ड टू पे इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू देयर एबिलिटी टू पे। बाद में वो बता रहे हैं कि आपके पास दो तरह की हॉरिजॉन्टल इक्विटी है। वो बता रहे हैं कि जिसमें विच रेफर टू टैक्सेस दैट ट्रीट पीपल इन सेम सर्कमस्टांसेस इन द सेम वे, एंड वर्टिकल इक्विटी मींस ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली हु आर इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, यानी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो है वो उसको एडजस्ट किया गया कि वो टैक्सेस उस हिसाब से पे करें जिस हिसाब से वो जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर वो हैं उन्हीं सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाए। लाइक अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जाए तो ऐसा हो सकता है कि अगर फर्ज करें कि एक पर्सन है उसकी जो इनकम है वो दूसरे पर्सन से ज़्यादा है। ठीक है जी। तो आप समझ लें कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको टैक्स जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जिसकी इनकम कम है उसको कम पे करना पड़ेगा। तो जिसके जिस तरह के सर्कमस्टांसेस होंगे उसको उसी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो है वो ट्रीट किया जाएगा। जैसे उसने नीचे लिखा हुआ है टैक्स विच वाज levied on the rich more heavily than the poor would conform to this version of equity. So this closely equates to equity with respect to ability to pay. Like जो जितना जैसे जिसके पास जितनी वेल्थ जितनी इनकम है उसने उस हिसाब से पेमेंट करनी है टैक्स की, और जो जिसके पास जितना कम पैसा जितनी कम वेल्थ है उसने उसके हिसाब से जो है वो पेमेंट करनी। इक्विटी बेनिफिट्स रिसीव्ड, अब ये दो तरह की इक्विटी आ गई। अंडर दिस क्राइटेरिया अ टैक्स विल बी इक्विटेबल इफ द अमाउंट दैट पीपल आर रिक्वायर्ड टू पे रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स दैट दे रिसीव फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर। लाइक वो जो पेमेंट कर रहे हैं उसका उनको फायदा भी हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर की सूरत में उनको नजर भी आए।
ठीक है जी। However, you should note that the basic definition of a tax is that it is not linked directly to the receipt of benefits. In that respect, this form of equity contrasts with the equity ability to pay above. ठीक है जी। Simplicity and low administration cost. A desirable feature of a tax system is that it is simple and easy to administer. The cost associated with collecting taxes will rise where there are more people or types of goods facing special tax treatments. The cost to the taxpayer is one of compliance. For example, the cost of responding to tax costs should therefore be considered for the tax collector and the taxpayer. तो यहाँ पे अब वो बात कर रहा है जी कि जो टैक्स सिस्टम उसमें द कॉस्ट एसोसिएटेड विद कलेक्टिंग टैक्सेस will rise where there are more people or type of good facing special tax treatments. Like special tax treatment आप ये कह सकते हैं कि फर्ज करें कोई एक बंदा ऐसा है जो डिविडेंड ले रहा है, उसकी दूसरी सेपरेट इनकम भी जो सेविंग नॉन सेविंग इनकम है वो भी उस बंदे की ज्यादा है। ठीक है जी। तो अब वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? लाइक अगर फर्ज करें कि अगर जो स्लैब फाइनल स्लैब के अंदर कोई बंदा फॉल कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर वो स्पेशल रेट्स अप्लाई होंगे, इसलिए उसने कहा स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट। तो जैसे ही आप लाइक आप मेरा ख्याल है जब आप सबसे यूके के अंदर जब आप लास्ट लॉट के अंदर फॉल करते हैं अगर आप नॉन सेविंग सेविंग में, तो डिविडेंड के ऊपर टैक्स अराउंड 45% आपको चार्ज हो रहा होता है। ठीक है जी। तो उस केस में वो ये जिक्र कर रहा है कि यहाँ पे फिर क्या है, लोगों को उनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। जिस तरह के लोग हैं उसी तरह के उनको जो लोग जो है स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट में फॉल कर रहे हैं उनको फिर स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट किया जाता है। Certainty. A certain tax is one for which people can identify or forecast their tax liability in different circumstances with certainty. ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे सिंपल है कि सर्टेन टैक्स है जी के जी, इसमें लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई फोरकास्ट कर लेते हैं कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी इतनी होगी, अगर सर्कमस्टांसेस ये होते हैं तो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो उतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। Breadth of tax base. This refers to both the number of taxpayers, for example, the number of people or entities who are formally liable for the tax, and to the number and types of tax. A wider tax base is supposed to increase accountability for local services. Narrow tax bases may mean that non-taxpayers can vote for expenditure that will be funded by others. This is, however, is also linked to transparency of the tax to the taxpayer. In the USA, for example, there is a local sale tax which broaden the tax base but is less transparent than a system like council tax or domestic properties in the UK. तो यहाँ पे अब वो बता रहे हैं कि जी आपके पास different number both this refer to both the number of taxpayers, the number of people or entities who are formally liable for the tax. ठीक है जी। तो बता रहे कि जी डिफरेंट जो हैं वो टैक्स पेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं। अब उसने बताया कि इसके अंदर जो वाइडर टैक्स बेस है उनकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी फॉर लोकल सर्विसेज। ठीक है जी। क्योंकि जो वाइडर टैक्स बेस के अंदर फॉल कर रहे होंगे उनकी टैक्स जो है वो ज़्यादा होगी, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और नैरो टैक्स बेसिस में मीन दैट नॉन टैक्स पेयर कैन वोट फॉर एक्सपेंडिचर दैट विल बी फंडेड बाय अदर्स। तो नैरो टैक्स बेस के अंदर वो बता रहा है कि जो नॉन टैक्स पेयर हैं वो वोट कर सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं किए हुए हैं वो किसी और ने फंड किए हुए हैं उनको। ठीक है जी। तो लाइक ये है कि जैसे नॉन टैक्स पेयर वही है, मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले, जो मेरा ख्याल है 12,800 के अराउंड कुछ फिगर है जिसके अंदर आप क्या इसमें जो लोग फॉल करते हैं उनको कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ता। डिफिकल्टी ऑफ इवेजन. Non-payment of tax is always a problem, and local taxation has had particular problem with this in the past. Taxes that are easy to evade are expensive to administer. This is also linked to the capacity of the revenue administration. So, for example, a local income tax may be too complex for a local authority to administer. ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इवेजन करते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, ठीक है जी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम भी है। ठीक है जी। और वो बता रहा है कि जो टैक्सेस इजीली अवेड किए जा सकते हैं उनको एडमिनिस्टर करना जो है वो
एक्सपेंसिव भी हो सकता है। लाइक से अब टैक्सेस को टैक्सेस से भागा कैसे जा सकता है कि वो ये बता रहे हैं कि आप टैक्स की पेमेंट ना करें और आप कोई जो है वो पर्टिकुलरली चॉइस करें। लाइक फर्स्ट करेंगे कोई सिंपल पर्सन है, उसे पता है कि मुझे कैपिटल, मैं अगर कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ तो वो मैं कैपिटल, मुझे उसके अगेंस्ट जो है वो मुझे कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मैंने कोई एसेट बेचा मुझे उसके ऊपर सीजीटी पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर वो उसको फॉल नहीं करवाता सीजीटी के अंदर, वो उसको किसी और तरीके से एडजस्ट करवाने की कोशिश करता है, तो वो टैक्स को इवेड कर रहा है। ठीक है, जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि बाद में जो है वो लोकल अथॉरिटीज को जो है आपको एडमिनिस्टर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, बताना मुश्किल हो जाएगा कि आपने इस तरह की सिचुएशन को क्यों इस तरह चेंज किया। नेक्स्ट आपके पास आ रही है जी बायोन से। अच्छा, दिस रेफर्स टू whether the tax yield responds relatively quick to changes in the local economy. Buoyancy taxes encourage local authorities to engage in activities that improve the local economy and provide a mean of paying for such measures. The UK system, for example, is based on property values that are banded, which does not directly respond to changes in economic activity as much as, for example, a VAT system would. It is worth noting that buoyancy and breadth of tax tend to go hand in hand so that there is not an over-dependence on one sector of economy, as buoyancy will also respond to economic downturns. अच्छा जी, अब यहाँ पे बायोंसी का वो बता रहा है कि बायोंसी जो है कि जो आपकी टैक्स यील्ड है वो रिलेटिवली बता रहा है, वो दिस रेफर टू वेदर टैक्स यील्ड रिस्पॉन्ड रिलेटिवली क्विकली टू चेंजेस इन द लोकल इकोनॉमी। अगर लोकल इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर कोई चेंज आया हुआ है तो बायोंसी क्या है कि एक आपको टैक्स यील्ड जो है वो कर प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप जो है वो क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं जो चेंजेस इन लोकल इकोनॉमी आ रही है। इसका सर ये एक से पता नहीं मुझे जो ज़हन में आ रहा है, मैं जी आपसे क्लेरिफिकेशन ले लूं कि सर सपोज सर अगर ये तो ये नहीं कह रहा कि अगर सपोज इकोनॉमी ग्रो कर रही है यानी ज्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं तो जी जी ऑटोमेटिकली टैक्स रजीम ऐसी है कि रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा और इकोनॉमी स्लो होगी तो वो टैक्स इस तरह का डिजाइन हुआ हुआ है कि वो कम हो जाएगा। ये तो नहीं वो कह रहा सर बयांसी। सर रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ कट रही थी। सर मैं कह रहा हूँ सर कि ये तो नहीं कहना चाह रहा कि टैक्स का स्ट्रक्चर इस तरह का बना हो कि जैसे जी इकोनॉमी ग्रो करे, लोग बिजनेस ज्यादा करें तो वो टैक्सेशन की यील्ड ज्यादा हो जाए और इकोनॉमी जब नीचे जाए तो टैक्स यील्ड भी कम हो जाए। सो जी जी जितना जी ये दो चीज लिंक होंगी उतना वो बायंट होगा। जी जी, ये यही बात इसमें, यही बात यही कह रहा है वो। ठीक होगा सर, थैंक अच्छा, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के अंदर वो कह रही थी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम अलाउ टैक्स पेयर टू सी क्लियरली द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट दे पे एंड व्हाट दे गेट इन टर्म्स ऑफ लोकल सर्विसेज। दिस इज ऑफन सीन एज एन एडवांटेज ऑफ सिस्टम सच एज कौंसल टैक्स, बट वेयर देयर इज अ लार्ज सेंट्रल ग्रांट एलिमेंट ऑफ फंडिंग दिस डिमिनिशेस दैट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब बिल्कुल सही कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, तो वो बता रहा है कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो टैक्स पेयर को अलाउ कर रहा है कि आप क्लियरली देख सकें कि आप जो पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको मिल क्या रहा है लोकल सर्विसेज में। ठीक है जी, तो वो बता रहा है कि ये और मोस्टली जो है ये तो एडवांटेज है सिस्टम के लिए। तो जैसे कि उसने बता दिया कौंसल टैक्स है, बट वो बता रहा है कि जिस जगह पे फंडिंग वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा जी, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है जी, अब ये दोनों वर्ड जो है ये देखने में लग रहा है दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन उसने टैक्स इवेजन के आगे लिखा हुआ है इलीगल और टैक्स अवॉइडेंस के आगे लिखा हुआ है लीगल। अब जैसे टैक्स इवेजन ये है, उसने जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है आपने कैश रिसीट्स रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे आए थे, आपने रिकॉर्ड नहीं किए और आपने
वो रेवेन्यू शो नहीं किया और आपने उसके अगेंस्ट टैक्स पे नहीं किया, तो ये टैक्स इवेजन है, इलीगल है लिखा हुआ है कि आपने जानबूझ के किसी जो आपकी इनकम है, रेवेन्यू है, आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल है। लाइक उसने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में उसने लिख दिया हुआ है, गिविंग अवे एसेट्स टू रिड्यूस इनहेरिटेंस टैक्स। ठीक है जी। यानी लाइक मैं आपको बता दूं, यूके के अंदर अराउंड जो आप इनहेरेंट कर रहे होते हैं ना प्रॉपर्टी, उसके ऊपर अराउंड 40% टैक्स पे करना पड़ता है। लाइक अगर किसी को अपने फादर की तरफ से प्रॉपर्टी इनहेरेंट हुई है 1 करोड़ की, और उस प्रॉपर्टी का आप 40% ले लें, तो अराउंड 40 लाख जो है वो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया हुआ है कि आप एसेट किसी को दे दें, ठीक है, ताकि आपका इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा ये तो एक सिंपल सी उसने एग्जांपल लिखी हुई थी, मैं आपको एक और एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे लोग ना कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, कुछ ऐसी उसमें ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे आपको टैक्स एग्जाम्प्ट होता है। जैसे पेंशन कंट्रीब्यूशन है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, जो यहाँ पे यूके के अंदर टर्म यूज होती है, एनआईसी है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें तो वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होती है, आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। फिर आईएसएस होते हैं, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दें तो वो भी टैक्स फ्री है, टैक्स एग्जम्प्टेड है। तो इस तरह की जो टैक्स एग्जम्प्टेड चीज़ें, तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं, जो कि टैक्स सिस्टम ने अलाउ किए हुए हैं, वो लीगल है। टैक्स इवेजन के अंदर आप जानबूझ के कोई ना कोई चीज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ग्लोबलाइजेशन में वो कह रहे हैं जी टैक्स हेवंस, initiative to tackle tax avoidance and evasion, for example OECD and European Union। OECD की ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि इनिशिएटिव किया है कि आप टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन को टैकल करें, कि उसको किस तरह से टैकल किया जाता है, जो कि OECD या यूरोपियन यूनियन जो है वो उसके अगेंस्ट प्रोवाइड कर रही है। उनका काम है कि ये काम करें। डिटेल हम इसकी देख लेते हैं। देखें जी, अब उसने आगे लिखा हुआ है जी, टैक्स इवेजन is relatively simply defined as being where someone act against the law in the tax matters। ठीक है जी। तो आप टैक्स लॉ के अगेंस्ट कोई काम करेंगे तो वो टैक्स इवेजन हो जाएगी। टैक्स अवॉइडेंस हैज नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। टैक्स अवॉइडेंस इज कंप्लायंट विद द लॉ थ्रू एग्रेसिव और अब्यूसिव अवॉइडेंस, as opposed to simple tax planning will seek to comply with the letter of the law, but to subvert its purpose. There is a distinction between tax planning and tax avoidance, although there will be occasions when the line is a little blurred। ठीक है जी। तो अभी उसने सिर्फ जनरल सी डिस्कशन की है। Many people organize their ordinary affairs to avoid paying tax. This could be described as taxpayer organizing their affair in an efficient manner, consistent with the intention of the legislation। For example, legitimate tax avoidance in the UK include putting your money into an इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। तो आप एक इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के अंदर अपने पैसे डाल दें तो आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। टू अवॉइड पेइंग इनकम टैक्स on the interest earned by your cash saving, investing money into a pension scheme, or claiming capital allowances on things used for business purposes। ठीक है जी। अब आपने कोई एसेट वगैरह परचेज किया और उस एसेट को आप डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मेरा बिजनेस एसेट है, तो उसके अगेंस्ट आप कैपिटल अलाउंसेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। और जब आप कैपिटल अलाउंस क्लेम करते हैं तो वो आप कैपिटल अलाउंस जो आप क्लेम कर रहे होते हैं वो आप कैलकुलेट करके उससे अपनी इनकम को रिड्यूस कर लेते हैं। तो जब आप कैपिटल अलाउंस के थ्रू अपनी इनकम रिड्यूस करेंगे तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो मतलब है इसका। दीज मैटर रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बट इन द वे विच वॉज इंटेंडेड बाय पार्लियामेंट। यानी वो बता रहे हैं कि टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, लेकिन जो पार्लियामेंट के क्राइटेरिया के मुताबिक है उसके मुताबिक होनी चाहिए। टैक्स अवॉइडेंस इज बिहेवियर दैट सीक टू बेंड द टैक्स रूल्स इन अ वे दैट पार्लियामेंट डिड नॉट इंटेंड। It is often accompanied by artificial transaction trying to seek a result that was not intended। For example, a single business running a fish and chip shop with a turnover of 240,000 could artificially divide into several businesses, peeling potato, chopping potato, frying potato, and selling chips, to avoid being VAT registered at this threshold, which is around 85,000। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो इस तरह की टैक्स अवॉइडेंस है वो ये पार्लियामेंट जो है ये अलाउ नहीं करती है। ठीक है जी। यानी पार्लियामेंट ने कुछ चीजें बताई हुई जिनके थ्रू आप टैक्स अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से किसी जगह पे पैसे डाल के तो आप उसको अवॉइड नहीं करवा सकते। लाइक
हम यूके के अंदर रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी सेल्स 85,000 से ऊपर चली गई है तो कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि विद इन लास्ट 12 मंथ्स अगर आपकी जो रेवेन्यू है वो 85,000 पाउंड से क्रॉस कर गया है तो आपने वैट रजिस्टर्ड होना है। अब उसने एक एग्जांपल ली हुई है कि अगर कोई एक फिश एंड चिप शॉप है और उसका टर्नओवर 2,40,000 पाउंड आ रहा है तो उसका कंफर्म है कि उसने वैट रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है जी। अब वो एक ही बिजनेस को 4 बिजनेसेस के अंदर डिवाइड कर लेता है, लाइक उसने लिखा हुआ है कि पीलिंग पोटैटो, चॉपिंग पोटैटोज, फ्राइंग पोटैटोज एंड सेलिंग चिप्स। तो वो बता रहे कि अगर आप इनको अलग अलग बिजनेसेस के अंदर, डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर जो है वो आप उसको डिवाइड कर लेते हैं और अपनी जो इनकम की थ्रेश होल्ड है वो 85,000 से नीचे ले आते हैं तो फिर लोग क्या करते हैं, वैट रजिस्ट्रेशन से अवॉइड कर रहे होते हैं। तो ये अगर पता लग जाए तो ये फिर आपकी टैक्स अवॉइडेंस के अंडर नहीं आएगी। ठीक है जी। क्योंकि पार्लियामेंट ने इस तरह करने का नहीं कहा हुआ, पार्लियामेंट ने जो कहा हुआ आपने उसके अंडर ही करना है। अच्छा जी, आगे ग्लोबल, द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज अ हैवी इम्पैक्ट ऑन बोथ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी। दिस इज लिंक्ड विद द sorry, this is linked with the issues discussed in the section on the reduction of border taxes. Globalization has had a positive effect on the development of tax system. It has, however, also had the negative effect of opening up new ways in which companies and individuals can minimize and avoid taxes, and country can exploit these new opportunities by developing tax policy aimed primarily at diverting financial and other geographically mobile capital. These actions can cause potentially distortion in the pattern of trade and investment and reduce global welfare. Such schemes can erode national tax bases of their countries, of other countries, alter the structure of taxation by shifting part of tax burden from mobile to relatively immobile factors and from income to consumption, hamper the application of progressive tax rate and the achievement of redistributive goals. Pressure of this sort can result in changes in tax structure in which all countries may be forced by spillover effect to modify their tax basis, even though a more desirable result could have been achieved through intensifying international cooperation. More generally, tax policies is one economy in one economy are now more likely to have repercussion on other economies. These new pressure on tax system apply to both business income in the corporate sector and to personal investment income. अच्छा, यहाँ पे उसने भी एक वर्ड यूज किया है रेपरक्यूशंस का। तो रेपरक्यूशन आप ये समझ लेंगे कोई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, किसी भी कोई इवेंट है उसके कोई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो तो उसको हम रेपरक्यूशन कहते हैं। यानी कोई ऐसा इवेंट बीच में आएगा जिसको आप वेलकम नहीं करना चाह रहे, कोई ऐसी चीज आ गई है तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर वो बता रहा है कि लोग जो हैं वो टैक्स अवॉइडेंस के लिए ग्लोबलाइजेशन को भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि आप क्या करते हैं, आप दो कंट्रीज के अंदर अपनी इनकम शो कर रहे होते हैं कि आपकी इनकम इधर से भी आ रही है, आपकी इनकम उधर से भी आ रही है। ठीक है। जहां पे आपको लग रहा होता है आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप एक साइड पे शो करवा देते हैं कि जी मैंने वहां पे इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया हुआ है, ताकि आपको एक दूसरी कंट्री के अंदर जो है वो टैक्स ना पे करना पड़े, वहां पे आपको टैक्स अवॉइडेंस में, यानी आप टैक्स बर्डन जो है वो किसी, जो उसका कुछ पार्ट है वो आप किसी और चीज के ऊपर, जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन बाय शिफ्टिंग पार्ट ऑफ द टैक्स बर्डन फ्रॉम मोबाइल टू रिलेटिवली मोबाइल फैक्टर्स एंड फ्रॉम इनकम टू कंजम्पशन। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि टैक्स, यानी टैक्स का रेट अगर किसी कंट्री में ज्यादा है और दूसरी कंट्री में कम है तो जहां पे कम होता है वहां पे आप कह देते हैं हमने इसके अगेंस्ट टैक्स पे किया हुआ है और उसको इनकम शो करते हैं दूसरे उसमें, और बाद में आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर फिर रिलैक्सेशन मिल जाती है, उसके ऊपर फिर आपको टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन रेट्स ऑन अवॉइडेंस एवेजन एंड नेट टैक्स रेवेन्यू। तो बता रहे हैं कि टैक्सेशन इंक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज रेवेन्यू में इंक्रीज हो जाएगा। ग्रेटर इंसेंटिव फॉर अवॉइडेंस एंड एवेजन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड। ठीक है जी। अगर आप ज्यादा ग्रेटर इंसेंटिव अगर आप रिसीव कर रहे हैं और उसको अवॉइडेंस के अंदर लेके जा रहे हैं, अवॉइडेंस या एवेजन के अंदर, तो आप जो टैक्स जो कलेक्टेड होगा गवर्नमेंट का वो कम हो जाएगा। ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ अवॉइडेंस एंड एवेजेंस रिक्वायर्ड इंक्रीज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। जितना आप अवॉइडेंस और एवेजन की तरफ जाएंगे उतनी ही टैक्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी,
यानी आपको उतनी ही वर्किंग ज़्यादा करके शो करनी पड़ेगी। क्रिएट disincentives for individual and business to engage in those activities that are taxed. Increase prices may result in reduction in demand. तो ऑब्वियस है जब प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो जाती हैं तो डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाती है उस चीज़ की। जब डिमांड रिड्यूस होगी तो उसका फिर इम्पैक्ट आएगा टैक्स के ऊपर भी। जनरल एंड हाइपोथेटिकेटेड टैक्सेस, सॉरी, अच्छा, जनरल टैक्सेस में कह रहा है यूज फॉर एनी पर्पस, एंड हाइपोथेटिकेटेड टैक्सेस में यूज फॉर अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस, यानी किसी एक प्री डिटरमिन्ड पर्पस के लिए इसका यूज किया जाएगा। सर जी जी सॉरी सर, मैं आपको एक यहाँ और भी सर जो हम देख रहे थे साथ साथ बुक खुली हुई थी सर, जी एक जी टॉपिक था सर इंटरनेशनल टैक्स कंपटीशन। जी। उसमें भी तकरीबन वो कुछ कुछ वही बातें जो आपने की हैं, लेकिन ये है सही अलग टॉपिक। और उसके बाद मेरे ख्याल से जो अगला वाला टॉपिक है ये जो है ना सर, हाइपोथेटिक जो भी वो है इसी ये वजह से वाली स्किप अलग हुआ से हुआ है। होगा कि वो मेरा ख्याल है वो चीज़ें पहले रिपीट हुई भी होंगी, इस वजह से शायद मिस हुआ हुआ है वहां से वो। जी सर, ये एक इसका नाम कोई और है सर, मतलब सर ये कोई अभी भी बुक से ये सही तरह कोड रेड नहीं कर रही वैसे, स्लाइड्स जो है। मैंने वैसे कह दिया था यहाँ पे कि वो चेक करें। अब ये 1 और 2 तो उन्होंने नहीं चेक किए हैं स्लाइड्स, लेकिन अब आगे जो 3 4 वाली आ रही है मेरा ख्याल उन्होंने चेक किए हैं बड़ी। तो मैंने उन्हें कहा है कि इसको लाजमी चेक करें क्योंकि चीज़ें मिस हो रही हैं। तो अब कोशिश मैं करूंगा कि मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, जो 1 2 चीज़ें मिस हुई हुई हैं वो हम अगले वाले टॉपिक पे स्टार्ट में ले जाएं ताकि उसको वहाँ पे कवर किया जा सके। मैं सर इसको यहाँ मार्क कर लेता हूँ। तो टॉपिक का नाम बताइएगा, क्या बताया आपने? सर ये टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्स कंपटीशन। उसके बाद सर था सर ये जो मल्टीलैटरल एक्शन है, आ रहा है सर, वो आगे आ जाएगा। फिर मैक्सिमाइजिंग टैक्सेशन यील्ड। उसके बाद सर ये टैक्स हाइपोथिकेशन है सर, जो आप करने लगे हैं। हाइपोथिकेशन जो भी बुला है ये उसके बाद आती है। ठीक है, मैंने नोट कर लिया सर। सर सर अब हमें फिर बुक फॉलो करनी है ना सर, क्या इसको करना है, मतलब ये भी एक है। नहीं सर, बुक फॉलो करनी है। अगर कोई टॉपिक बीच में, अक्सर ऐसा हो जाता है कि स्लाइड्स के अंदर कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो आपने उसको रीड लाजमी करना, आपने छोड़ना नहीं है उसको। ओके सर, थैंक। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी हाइपोथेटिकेटेड टैक्सेशन रेफर टू अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन in which the funds collected from a specific tax are earmarked for a specific purpose. The idea behind hypothetical taxation is that the proceeds from the tax will be used to fund a specific program or service that is related to the tax. तो बता रहे कि जो हाइपोथेटिकेटेड टैक्सेस है वो ऐसा टैक्स का सिस्टम है जिसमें जो फंड कलेक्ट किए जाते हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए फिर यूज किए जाते हैं। जैसे उसने लिखा हुआ हेल्थ एंड सोशल केयर लेवी, उसने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, एन एग्जांपल इन द यूके वाज द प्रपोज्ड हेल्थ एंड सोशल केयर लेवी दिस वाज डिस्क्राइब बाय द न्यू यूके वाइड 1.25% हेल्थ एंड सोशल केयर लेवी ऑन अर्नड इनकम। ठीक है जी। तो उन्होंने बता दिया हुआ है कि उन्होंने 1.25% जो है वो हेल्थ एंड सोशल केयर जो है उस अर्नड इनकम का वो वहां पे लगाना है। हाइपोथेटिकेटेड इन लॉ टू हेल्थ एंड सोशल केयर with dividend rates increasing by the same amount. This was confirmed in clause 2 of the HSCR bill, which states that such amounts collected from the levy would be paid directly by HMRC to the Secretary of State for Health for the provision of healthcare and social care rather than paid into the consolidated fund, which is subject to control by the HM Treasury. यानी अब वो बता रहे कि जो आपने स्पेसिफिक अमाउंट जो आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए रख लिया कि भाई मैंने ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करनी है, वो HMRC जो है वो डायरेक्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट है उसको ट्रांसफर करेगी, ना कि कंसोलिडेटेड फंड में, यानी जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उसके अंदर रखेगी। दिस appear to be a hypothetical tax, but although it was to be paid directly to the Department for Health,
HM Treasury was to have some control in determining the split between health and social care, and also in determining what share should be received by the four nations of the UK, England, Wales, Scotland and Northern Ireland. तो बता रहे हैं कि ये है तो हाइपोथेटिकेटेड टैक्स ही, और जो कि डायरेक्ट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को चला जाता है, ठीक है जी। लेकिन वो बता रहा है कि HM ट्रेजरी जो है वो इसके बारे में देख नहीं रही है। HM ट्रेजरी को चाहिए कि इस अमाउंट के ऊपर जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर कुछ कंट्रोल रखें, और वो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है, जो स्पेसिफिक अमाउंट जा रही है वो चेक करे कि वो हेल्थ और सोशल केयर के उस डिपार्टमेंट के पास ही जा रही है, ठीक है जी। और जो यूके के फोर नेशंस हैं उनके अंदर ही डिवाइड हो रही है वो। तो बता रहे हैं कि ये हाइपोथेटिकेटेड टैक्स के अंदर HM ट्रेजरी को करना चाहिए। The proposed tax would not be sufficient to fund all health and social care. So an argument or advance in favor of hypothetication was that it would engender a proper debate about the level of funding needed for the provision of health and social care, allow for information decision making about what the NHS and council should seek to deliver, how much delivery would cost, and whether it would be good value for money. However, the proposal was scrapped in October 2022 and there are no current proposal of a similar nature. तो ये इसके लिए कोई प्रपोजल शेयर किया गया था, लेकिन वो प्रपोजल जो है वो खत्म कर दिया गया। The adult social care precept, तो वो क्या बता रहे जी, एक उसने बताया हुआ कि द अडल्ट सोशल केयर प्रिसेप्ट इज लिवाइड बाय लोकल अथॉरिटीज। The government has allowed councils which provide social care to adults to increase their council tax, and this additional council tax charge is called the adult social care percept. This percept is shown as a separate charge on each council tax bill. The income generated from this charge is ring fence, meaning it can only be used for adult social care services. This is to assist the authority in meeting expenditure on adult social care. It should be noted that the percept just funds some of the pressures in adult social care. A large amount of all the council tax that council collect is also used to fund adult social care. On introduction in 2016, Section 151 officers, CFOs in ASC authorities was required to confirm that money raised through the percept would be used exclusively for adult social care. In subsequent years, Section 151 officers have been required to confirm that this additional council tax continue to be allocated to adult social care. The percept is effectively a hypotheticated tax. वो बिल्कुल सिंपल उसने बताया हुआ कि जी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट कौंसल टैक्स के अंदर से जो है वो अडल्ट सोशल केयर के लिए बताए कही जा रही है कि ये वहां पे यूज की जाएगी, और वो बता रहे कि ये भी एक हाइपोथेटिकेटेड टैक्स की एक एग्जांपल है। Monitoring taxation. In the UK, monitoring taxation is made up of two elements: vehicle exercise duty, which is a tax on ownership, and fuel duty, which is a tax on use. Although historically the road fund tax was considered a hypotheticated tax to pay for the building and maintenance of the road network, this has not been so since 1937 and it is now a general revenue raising tax. ठीक है, जो बता रहे हैं कि जी मॉनिटरिंग जो है टैक्सेशन की मॉनिटरिंग भी हो रही है। वो बता रहे हैं कि जी व्हीकल एक्साइज ड्यूटी उस पे जो है उसमें आपसे ऑनरशिप के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है, और फ्यूल ड्यूटी वो यूज़ के ऊपर ली जा रही है। और वो बता रहे हैं कि जी although historically the road fund tax was considered a hypotheticated tax to pay for the building and maintenance of the road network, this has not been so since 1937. तो पहले था, अब उन्होंने ये खत्म कर दिया हुआ रोड टैक्सेशन वाला सिस्टम जो है। हाइपोथेटिकेटेड टैक्सेस का वो बता रहा है कि फॉर एंड अगेंस्ट, यानी एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं, कि टैक्स पेयर के लिए सपोर्ट है, टैक्स अवॉइडेंस जो है इससे रिड्यूस हो जाती है, राइजेस इजियर टू जस्टिफाई, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज। तो उसने जर्नल से हाइपोथेटिकेटेड टैक्सेस के जो है उसने आपको एडवांटेजेस बता दिए। में डिसएडवांटेजेस हैं जी, फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, आउटकम जो है वो क्लियर नहीं होती है, ओनली पॉपुलर सर्विसेज गेट फंडिंग। तो ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि जो पॉपुलर फंडिंग्स होती हैं, जो पॉपुलर सर्विसेज होती हैं, सिर्फ वही फंड हो रही होती हैं, बाकी नहीं हो रही होती। एडमिन कॉस्ट ऑफ सेपरेटिंग फंड, तो जो फंड के अंदर से अमाउंट निकालनी है उसके लिए सेपरेट बंदे रखने हैं कि जी आपने ये उसको एलोकेट करनी है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, और फंडिंग के अंदर शॉर्टफॉल भी आ सकता है।
यानी वो शॉर्टफॉल इन फंडिंग्स है कि जो फंड वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन्होंने उसकी अमाउंट एक जगह पे बताई हुई थी कि अराउंड शायद 1.25% की स्पेशल सर्विसेज के लिए, और बाद में उन्होंने वहाँ लिखा हुआ भी है कि ये फंड जो है ये कम पड़ जाता है। तो इस वजह से इस तरह के फंड्स जो हैं उनको क्या कहते हैं, वो डिसएडवांटेज बन रहे हैं इसके लिए, हाइपोथेटिकेटेड टैक्स। अच्छा जी, अब आगे आपके पास आ गया जी फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जो जैसे फॉरेन एड है, डेवलपमेंट एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड, इमरजेंसी एड, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA है ये, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, द इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट कंट्री और इट्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड यानी जो इंटरनेशनली एड वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो उसमें काफ़ी सारी हैं, फॉरेन एड है, डेवलपमेंट एड, ह्यूमैनिटेरियन, ODA, और उसके बाद उसने बता दिया कि इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट कंट्री एंड पॉपुलेशन। तो बता रहे हैं कि जी डोनर रिसोर्सेज हैं, डोनर के रिसोर्सेज कौन से हैं, फिजिकल गुड्स हैं, स्किल्स हैं, टेक्निकल नो हाउ है, फाइनेंशियल ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स वगैरह हैं। ठीक है जी। और ये एरो उसकी साइड पे जा रहा है रेसिपिएंट की तरफ, यानी जो रेसिपिएंट कंट्री होगी वो इसको रिसीव कर रही होगी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड वर्सेस ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, still varying definition of what counts, but it is the international transfer of public funds, whether directly from one government to another through bilateral aid or indirectly through non-governmental organization or a multilateral agency। ठीक है जी। तो वो बता रहे हैं कि जी पब्लिक फंड जो है वो ट्रांसफर या तो डायरेक्टली गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की तरफ हो रहे हैं, या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से मल्टीलैटरल एजेंसी की तरफ ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड का प्रोग्राम चल रहा है। अब ये उसने ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस बताया हुआ था कि ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है उसके अंडर दो हमारे पास टाइप्स हैं। इट फॉलो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ, यानी जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो बायलैटरल ODA है और मल्टीलैटरल ODA है। तो bilateral ODA where ODA follows directly from government donor sources to official sources in the recipient country. An example would be a donor country making a grant for delivery of vaccination program in the recipient country by its Ministry of Health। ठीक है जी। यानी ये क्या है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ जो है वो चीज़ ट्रांसफर की जाए तो वो बायलैटरल जो है वो ट्रांसफर होगा। Multilateral ODA, where ODA is provided by a multilateral agency such as an agency of the United Nations. This aid would be used to fund the multilateral agency own programs। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यहाँ पे एजेंसी लाइक यूनाइटेड नेशंस की तरह की एजेंसी है। ठीक है जी। और ये जो एड है वो मल्टीलैटरल एजेंसी ओन प्रोग्राम्स के लिए यूज़ की जाती है। इंटरनेशनल एड में टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एड विच इज ऑफर्ड। सर एक सर यहाँ सॉरी सर, एक जी जी क्लैरिफिकेशन अगर आप बता सकें सर, जी जी ओडीए और जो इंटरनेशनल एड है, ये एक ही चीज हम कंसिडर करेंगे या इंटरनेशनल एड में ज्यादा बड़ी चीजें आ जाती हैं जी और सर। ओडीए में सिर्फ इंटरनेशनल थोड़ा सा जी जी स्पेसिफिक है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल यहाँ डेवलपमेंट वर्सेस एड, लिखा हुआ है। जी जी यहाँ पे वर्सेस लिखा हुआ है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड जो है ये उसके अंडर आ रही है, ये ODA जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड के अंडर आ रही है। ओके ओके। जी। और ODA ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है, ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अंडर आ रही है। वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो ट्रांसफर वगैरह किया जा रहा है। अच्छा, वो बता इंटरनेशनल एड में टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एड विच इज ऑफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड सच एज ग्रांट, लोन्स और अदर फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस। नॉन फाइनेंशियल एड विच इज द इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अदर देन फाइनेंशियल ग्रांट्स और गिफ्ट। ठीक है जी। अब हम आगे सेक्शन में आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। यानी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एड के बारे में आप देख लेंगे। फाइनेंशियल एड क्या होगी, जो आप फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रहे होंगे, ग्रांट हो सकती है, लोन हो सकता है, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी होगी वो। और जो नॉन फाइनेंशियल एड होगी वो रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, जैसे उसने बता दिया है
फाइनेंशियल ग्रांट और गिफ्ट इज नॉन फाइनेंशियल ग्रांट्स, और या तो गिफ्ट होंगे या कोई भी और चीज़ें हो सकती हैं। रिसोर्सेज वगैरह आप प्रोवाइड कर देंगे, गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फाइनेंस जो है वो आप प्रोवाइड नहीं करेंगे नॉन फाइनेंशियल एड के अंदर। ये उसने कुछ उसका वो बना दिया हुआ है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट ODA flows directly from government donor sources to official sources in recipient country. फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, दोबारा उसने रिपीट कर दी है स्लाइड ये। ODA is provided by a multilateral agency such as an agency of European Union. Aid would be used to fund multilateral agencies on programs. तो रिपीट कर दिया उसने। अब उसने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल के बारे में, अभी हम एड कैन बी प्रोवाइडेड टू फाइनेंशियल ट्रांसफर एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांसफर। देखिए उसने लिखा हुआ है कि जी फाइनेंशियल ट्रांसफर में कैश, ग्रांट, लोन्स वगैरह दिए जाएंगे, और नॉन फाइनेंशियल के अंदर डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड एक्सपर्टीज, स्किल्स वगैरह की एक्सपर्टीज जो होंगी वो ट्रांसफर की जाएंगी। Non-financial aid and direct assistance, direct transfer of resources to recipient country, for example tractor, food, health professionals। तो ये उसने बता दिया कि ये डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है। सम चैरिटीज स्पेशलाइज इन दिस फील्ड, गुड्स फॉर गुड। ठीक है जी, तो वो बता रहे हैं कि कुछ चैरिटीज वगैरह जो हैं वो इस काम में जो है वो स्पेशलाइज होती हैं। ठीक है जी, तो गुड्स फॉर गुड का मतलब ये है कि गुड्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, किसी गुड पर्पस के लिए जो है वो दी जा रही हैं, तो वो गुड्स हैं। डायरेक्ट असिस्टेंस में बी चैनल थ्रू NGOs ऑपरेटिंग इन कंट्री और बाय बजट सपोर्ट टू रेसिपिएंट पेइंग फॉर मेडिकल सप्लाईज। वो बता रहे कि नॉन फाइनेंशियल एड क्या है कि डायरेक्टली जो है वो आप असिस्टेंस जो है वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो NGO के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, और फर्स्ट फर्स्ट करें उसने बता दिया भाई पेइंग फॉर मेडिकल सप्लाईज जो है ये भी एक तरह की नॉन फाइनेंशियल एड है कि आपने मेडिकल सप्लाईज पहुंचानी थी वो आपने पहुंचा दी है। और उसने लिखा हुआ है कि कुछ असिस्टेंस जो है मे बी फाइनेंशियल बट फोकस इज ऑन नॉन फाइनेंशियल आउटपुट। ठीक है जी, कुछ शायद फाइनेंशियल हो सकती हैं लेकिन उनका मेजर आउटपुट जो है वो नॉन फाइनेंशियल ही होता है। लाइक अगर जैसे उसने मेडिकल सप्लाईज के लिए बात की तो वो फाइनेंशियली परचेज करके दी गई हैं चीज़ें, लेकिन क्या है कि वो किसी नॉन फाइनेंशियल आउटपुट के लिए ही दी गई है कि ताकि जो नेक्स्ट पर्सन है वो अगर वो इल है तो वो रिकवर कर जाए उन मेडिसिन के थ्रू। ये अब उसने लिखा हुआ जी नॉन फाइनेंशियल एड इज द इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अदर देन फाइनेंशियल ग्रांट और गिफ्ट। एग्जांपल माइट इंक्लूड ट्रैक्टर, फूड और स्किल्स एंड एक्सपर्टीज सच एज हेल्थ वर्कर्स। Some charitable organizations specializes in non-financial aid. An example would be Goods for Good, which redistribute new, unsold, and pre-loved good to vulnerable people around the world. More information can be found out. उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं। Direct assistance may be defined as an aid challenge channeled through budget support for aid recipient nation or through grants and contracts to non-government organization in these countries. So direct assistance could be financial, but here we focus on non-financial aspect of aid and direct assistance. The use of direct assistance have been favored by some donor countries, such as the United States of America, as a mean to accelerate development in countries such as Pakistan and Afghanistan. However, others in the field of international development aid argue that there is no evidence that direct assistance is the best approach to aid, with some even suggesting the problem resulting from direct assistance are greater than the benefits. We explore the issue around the impact and effectiveness of aid later in this वर्कबुक। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने बता दिया हुआ है कि जो डायरेक्ट असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड की जा रही है जो डोनर कंट्रीज हैं, जैसे उसने USA का नाम लिया है। ठीक है जी, तो वो क्या क्या चाह रहे हैं, उनका मेन जो बता रहे हैं थीम है कि वो डेवलपमेंट करवा सके कंट्रीज के अंदर, जैसे उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एग्जांपल ली है। ठीक है, लेकिन वो बता रहे हैं कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टेज उसकी कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये बेस्ट जो है अप्रोच है एड के लिए। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकती हैं। ठीक है जी, तो आगे अभी हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है, इसकी इफेक्टिवनेस क्या है इंटरनेशनल एड की। ग्रांट्स एंड लोन्स, ग्रांट्स क्या, ट्रांसफर मेड इन कैश, गुड्स और सर्विसेज फॉर विच नो रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड। Grant like flows are a transaction in which the donor country retain
formal title to repayment but has expressed its intention in the commitment to hold the proceeds of repayment in the borrowing country for the benefit of that country। ठीक है जी, यानी लोन की अमाउंट वापस नहीं की जा रही, कमिटमेंट ही है कि हम वापस करेंगे, लेकिन अभी तक वापस नहीं की जा रही है। लोन्स इन रिलेशन टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड आर ट्रांसफर इन कैश और इन काइंड फॉर विच द रेसिपिएंट इनकर लीगल डेट। ठीक है जी, तो लोन्स भी इसी तरह ही है। ये ठीक है, तो लोन जो है वो भी आपके लिए क्या है, आपके पास जो इन ट्रांसफर ऑफ कैश है और इन काइंड है। ठीक है जी, और फॉर विच द रेसिपिएंट इनकर्स लीगल डेट, तो लीगली डेट है उसका और उसने वो डेट जो है वो रिटर्न भी करना है। अदर फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, डेट रिलीफ एंड इक्विटी। तो डेट रिलीफ के अंदर वो बता रहा है डिफाइंड बाय OECD एज डेट कैंसिलेशंस, डेट कन्वर्जन्स, डेट रीशेड्यूलिंग, हाईली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव। इक्विटी के अंदर ये बता रहा है इन्वेस्टमेंट मेड इन रेसिपिएंट कंट्री विदाउट एम ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस है कि आप या तो डेट रिलीफ ले लें, ठीक है जी, यानी डेट कैंसिल हो जाएगा, डेट की कन्वर्जन हो जाएगी या डेट रीशेड्यूल हो जाएगा। और दूसरा उसने डेट रिलीफ में बताया हुआ है कि जी HIPC इनिशिएटिव है, वो क्या है वो भी अभी हम देखते हैं। इक्विटी में वो बता रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रेसिपिएंट कंट्री में विदाउट, आपका एम ये नहीं है कि आपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस प्रोजेक्ट में लेना है, तो आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं, वो आपकी इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है। एक एक करके देखते हैं इनको हम। Debt relief. Debt relief is defined by the OECD as any form of debt reorganization which relieves the overall burden of debt. There are three key forms that debt relief may take. Debt cancellation, relief from the burden of repaying both the principal and interest on past loans। तो debt cancellation है कि आपको जो आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करना था, आपको उसके ऊपर उस बर्डन को रिलीफ दे दिया गया उस बर्डन से। डेट रीशेड्यूलिंग, रिलीफ बाय विच द डेट्स ऑन विच इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू आर डिलेड और रीअरेंज। तो नाम से पता लग रहा है डेट रीशेड्यूलिंग है, तो उसकी इंटरेस्ट और जो अमाउंट है वो दोनों रीशेड्यूल हो गई हैं। ऑफिशियल बायलैटरल डेट्स, डेट आर reorganized in the Paris Club of official bilateral creditors। ठीक है जी, the Paris Club is a group of official creditors from major creditor country that try to find coordinated and sustainable solutions to the payment difficulty experienced by debtor nations such as by agreeing to reschedule debt due to them। ठीक है जी, तो ऑफिशियल बायलैटरल डेट वो क्या है जी, जो रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए इन द पेरिस क्लब ऑफ ऑफिशियल, यानी वो कोई उन्होंने क्रेडिटर्स हैं जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं किनको, जिनको पेमेंट की डिफिकल्टी होती है। ठीक है, यानी जो रीशेड्यूल भी चाह रहे हो और चाह रहे हो कि हमें कोई ना कोई बेनिफिट भी मिले इसके अगेंस्ट, तो रीशेड्यूल वगैरह कर रहे हैं, या आप यानी आप समझ लें कि जो आपकी कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन करवाएंगे ताकि आपके पास जो पेमेंट की डिफिकल्टी आ रही है आपको, वो उसको रिजॉल्व करवा सकें। जी, अभी हमने पढ़ा था HIPC, तो ये आ गया हाईली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज। द HIPC इनिशिएटिव इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू डेट रिडक्शन फॉर हैवीली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज परसुइंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड एडजस्टमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स। ठीक है जी, तो वो बता रहे कि जी HIPC जो है वो एक इनिशिएटिव है कि डेट रिडक्शन के लिए, यानी जो कंट्रीज जो हैं वो पुअर कंट्रीज हैं और हैवीली उन्होंने डेट पे करना है, तो उनके लिए कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए। परस्यू किसने किया है, IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने। Launched in 1996 by the IMF and World Bank, the HIPC initiative aimed to ensure that no poor country faces a debt burden it cannot manage. The international financial community, multilateral organization, and government have worked together in an attempt to reduce the external debt burden of the most heavily indebted poor countries to sustainable level. In order to be eligible to receive debt relief under the HIPC initiative, country must meet certain criteria, commit to poverty reduction through policy changes, and demonstrate a good track record over time in reform and sound public expenditure activities। तो अल्टीमेटली उन्होंने सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की हैं उसमें यही है कि IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, और वो क्या चाह रहे हैं, वो ये जो पुअर कंट्रीज हैं जो डेट वगैरह पे नहीं कर सकती हैं, वो फेस कर रहे हैं, बर्डन फेस कर रहे हैं, उनका बर्डन जो है वो ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट जो है ये फॉर्म किया हुआ है।
वन सेकेंड जी। ओके जी, इक्विटी। इक्विटी के अंदर बता रहे हैं जी, इक्विटी रिलेट्स टू वेयर इन्वेस्टमेंट इज मेड इन अ रेसिपिएंट कंट्री विदाउट द एम ऑफ एक्वायरिंग अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि इक्विटी जो है वो आप यानी इसी आप कंट्री में यानी रेसिपिएंट कंट्री के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका एम लेकिन ये नहीं है कि आप उसके अंदर कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लेंगे या उस प्रोजेक्ट में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आपका आएगा। द OECD डिफाइंड इक्विटी इन रिलेशन टू ODA as investment in a country on the DAC list of ODA recipients that is not made to acquire a lasting interest in an enterprise। तो वो बता रहा है कि OECD ने इक्विटी की उसको रिलेट किया है कि आप इन्वेस्टमेंट ऐसी कंट्री में बता रहे हैं जो DAC लिस्ट ऑफ ODA रेसिपिएंट्स। उसने लिखा भाई सच इक्विटी में बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग टाइप्स: एक्विजिशन ऑफ इक्विटी एज पार्ट ऑफ अ जॉइंट वेंचर विद द रेसिपिएंट, acquisition of equity not part of a joint venture in developing countries, other acquisition of equity। यानी आपको वो डिफरेंट मेथड्स बता रहा है कि इक्विटी को एक्वायर किया किस किस तरह से इक्विटी को एक्वायर किया जा सकता है। वो कह रहा है या तो रेसिपिएंट के साथ किसी में जॉइंट वेंचर कर लिया जाए, और एक्विजिशन ऑफ इक्विटी नॉट पार्ट ऑफ अ जॉइंट वेंचर इन डेवलपिंग कंट्रीज है, और दूसरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्विटी हैं। तो जॉइंट वेंचर हैव बीन कवर्ड इन योर अर्ली स्टडीज एंड आर कंसिडर्ड अगेन इन दिस मॉड्यूल अंडर सेक्शन 1.61 एंड 3.42। तो ये अभी हमारे पास इक्विटी से रिलेटेड जॉइंट वेंचर से रिलेटेड सेक्शन आएगा आगे, तो वहाँ पे हम डिटेल पढ़ेंगे। वैसे जॉइंट वेंचर आपने आई थिंक PSFR में और बिजनेस रिपोर्टिंग के अंदर पढ़ा हुआ होगा। असेसिंग इम्पैक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एड। अब ये कह रहे हैं इफेक्टिव एड रिक्वायर कमिटमेंट ऑफ बोथ पार्टीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसने बता दिया है कि दोनों पार्टीज की जो है वो कमिटमेंट चाहिए। अगर आपको इफेक्टिव एड जो है चाहिए तो उसके लिए दोनों पार्टीज की इफेक्टिव कमिटमेंट होनी चाहिए। हिस्टोरिकल लैक ऑफ अलाइनमेंट लीडिंग टू लैक ऑफ इफेक्टिवनेस। अगर हिस्टोरिकली आप लोगों की अलाइनमेंट अच्छी नहीं हुई भी है तो उसके अगेंस्ट पर इस दफ़ा भी जो है इफेक्टिवनेस नहीं हो सकेगी। फॉर डोनर्स की क्वेश्चन इज हाउ टू मेक श्योर एड रीचेज इट्स टारगेट। ठीक है जी, तो वो बता रहा है कि जो डोनर है उसको कैसे पता लगेगा कि जो उसके जो जो उसने पैसा जो एड वो देने लगा है, ठीक है, वो अपने टारगेट तक पहुंच गई हुई है। अच्छा जी, फंजिबिलिटी है। फंजिबिलिटी ऐसा फंजिबिलिटी क्या उसने कहा, कैन एड मनीज बाय डाइवर्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू अदर यूजेस। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि फंजिबिलिटी होता है जो क्या कहते हैं यानी ऐसे गुड्स जो इंटरचेंजेबल हों। ठीक है जी, कैन एड मनी बाय डाइवर्टेड इनटू अदर यूजेस। ठीक है जी, यानी इंटरचेंजेबल गुड्स जो होती हैं उनको हम फंजाइल गुड्स कहते हैं। ठीक है जी, लाइक मोस्टली जो है ये एसिड्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है कि गुड्स या एसेट जो हैं वो रेडिली अवेलेबल हो या रेडिली इंटरचेंजेबल हो फॉर अनदर काइंड ऑफ गुड्स। ठीक है जी, तो ये फंजिबिलिटी होती है। अफेक्टिवनेस ऑफ एड वर्सेस पोटेंशियल लीकेज आर रेकरिंग कंसर्न, अंडरमाइंस पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर गिविंग एड। तो बता रहे कि जी आपके पास इफेक्टिवनेस होनी चाहिए एड की वर्सेस पोटेंशियल लीकेज। यानी पोटेंशियल लीकेज हम कह सकते हैं कि जी वो लाइक पोटेंशियल वापसी का पोटेंशियल होना चाहिए अगर एड मिल रही है वो। यानी लीकेज का मतलब यहाँ पे है कि वो किसी और
बाय लाइक वो साथ बता रहा है कि अंडरमाइंस पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर गिविंग एड, यानी आपको पॉलिटिकल सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है, जो कि पॉलिटिकल सपोर्ट एड करते हुए आपको पॉलिटिकल जो है वो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है। लाइक उसने जो ऊपर बताया हुआ था, ठीक है जी। लाइक पोटेंशियल लीकेज को आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल लीकेज जो है वो हम कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी से जो है वो फ्लो करके किसी दूसरे जो है वो इनकरेक्ट मॉडल की तरफ जो है वो ना चली जाए एड जो है। यानी आपकी अवेड एड जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। लाइक पोटेंशियल लीकेज हम नॉर्मली हम कहते हैं कि इकोनॉमिक हम एक टर्म है, ठीक है जी, जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल जो है वो डिफाइन होना चाहिए। यानी ये ना हो कि इनकम का आप यानी एक फ्लो डिफाइन किया हुआ हो कि किस तरह से इस इनकम को इस एड को यूज किया जाएगा, ये ना हो कि उसको प्रोवाइड कर दिया जाए एड को और वो इफेक्टिवली यूज ना हो सके। तो उसका एक प्रॉपर जो है वो सर्कुलर फ्लो होना चाहिए और उसका एक इनकम मॉडल बना होना चाहिए किस तरह से ये एड जो है ये इफेक्टिव हो सकेगी। Aid effectiveness require a commitment from both the aid donor and recipient. Historically, the commitment from the donor and recipient have not always been aligned, resulting in the aid not always achieving its objective. अभी हम दोबारा भी पढ़ के आएंगे। One of the key question for donor is how to ensure that their donor fund achieve their intended objective. A key concept in this debate is the fungibility of money, which is concerned with funds intended by donors for one purpose being used of a different purpose. The concept is best explained by an example. A donor may donate financial resources to improve health in the recipient country by building a new hospital. The recipient may use these resources for a purpose allied to health, such as motorbikes, to allow doctors to reach more remote areas, which may more closely meet the recipient health needs. तो वही fungibility मैंने बताया था कि goods and assets that are interchangeable. Such fungibility of aid funds mean that the donated financial aid is not meeting the donor's intended purpose. चलिए यहाँ पे हम जरा 10 मिनट्स की ब्रेक कर लेते हैं। 10 मिनट्स की ब्रेक है, उसके बाद हम फिर high level forum of aid effectiveness. It has been recognized that aid has often been ineffective in achieving its target. Consequently, a series of high level forum of aid effectiveness took place in Rome, Paris, Accra, and Busan in 2003, 5, 8, and 11 respectively, with the intention to modernize, deepen, and broaden development cooperation and the delivery of aid. ठीक है जी। तो अब वो बता रहा है कि जी जो एड जो प्रोवाइड की जाती है वो मेजोरिटी केसेस में वो बता रहे हैं कि वो इनफेक्टिव जो है वो रहती है अपने टारगेट्स को अचीव करने में। ठीक है जी। तो बता रहे हैं कि जी इस एड इफेक्टिवनेस के लिए जो हाई लेवल ऑफ फॉरम जो है उसकी एक सीरीज बनाई गई थी, जिसके अंदर आपके पास रोम, पेरिस, एक्रा, ब्यूसन जो है वो डिफरेंट ईयर्स के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। इस इंटेंशन के साथ ही इसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, मॉडर्न डेवलपमेंट की जाएगी और जो एड है उसकी डिलीवरी को उसको कंफर्म किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस एड को बनाया था। वी विल लुक एट द की एलिमेंट्स ऑफ ईच forums below Rome. The first high-level forum in Rome is 2002, brought together heads of multilateral and bilateral development institutions and aid recipient countries. The forum culminated in commitments by donor agencies to harmonize their operational policies, procedures, and practices, and was the first time that principle of aid effectiveness were outlined in a concrete declaration. The Rome Declaration listed the priority actions as being that development assistance be delivered based on the priorities and timing of the countries receiving it. Donors
efforts to concentrate on delegating cooperation and increasing the flexibility of staff on country programs and projects. Good practice be encouraged and monitored, backed by analytic work to help strengthen the leadership that recipient country could take in determining their development path. तो वो रोम के अंदर बता रहा है कि जी उन्होंने एड इफेक्टिवनेस के लिए जो है वो कुछ डेवलपमेंट की है, और उस डेवलपमेंट के अंदर उसने बता दिया है कि उन्होंने डोम डेक्लेरेशन में कुछ प्रायोरिटी एक्शंस हैं जो होने चाहिए वो लिस्ट किए हैं। तो उसमें डेवलपमेंट असिस्टेंस है वो डिलीवर होगी प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है, जो कंट्री रिसीविंग एंड पे होगी। और डोनर्स जो हैं वो एफर्ट करेंगे कि वो डेलीगेट करें कॉपरेट करें, डेलीगेट करें, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ जो है वो इम्प्रूव करें, ठीक है जी। और गुड प्रैक्टिस भी इनकरेज एंड मॉनिटर्ड, तो जो एड प्रोवाइड की जाएगी उसको वो मॉनिटर भी करेंगे, उसके भी उसकी बैक एंड पे एनालिटिकल वर्क भी होगा, लीडरशिप को स्ट्रेंथ करेंगे। अच्छा जी, आगे उसने बता दिया वह एड इफेक्टिवनेस हाई लेवल फॉरम्स पेरिस डेक्लेरेशन। अब वो एक खत्म हो गई तो ये पेरिस डेक्लेरेशन आ गई है। पेरिस डेक्लेरेशन आउटलाइन 5 प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एड मोर इफेक्टिव। ऑनरशिप है जी, डेवलपिंग कंट्री सेट देयर ओन स्ट्रेटजीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, इम्प्रूव देयर इंस्टीट्यूशन एंड टैकल करप्शन, ठीक है जी। सबसे पहले उसने बताया कि वो ओन करेंगे चीज़ों को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज खुद बनाएंगे, पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे और इंस्टीट्यूशन के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, और करप्शन को टैकल करेंगे या उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अलाइनमेंट, डोनर कंट्रीज अलाइन बिहाइंड दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड यूज लोकल सिस्टम, ठीक है जी। तो डोनर जो कंट्रीज होंगी वो बैक एंड पे जो है वो इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करेंगी, ठीक है जी, और अपना लोकल सिस्टम जो है वो यूज करेंगी। हार्मोनाइजेशन, डोनर कंट्रीज कोऑर्डिनेट सिंप्लीफाई प्रोसीजर एंड शेयर इंफॉर्मेशन टू अवॉइड डुप्लीकेशन। तो डोनर कंट्रीज जो हैं वो कोऑर्डिनेट भी करेंगी, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करेंगी, और इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगी रिसीविंग कंट्री को, ताकि डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जा सके। रिजल्ट्स, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डोनर शिफ्ट फोकस टू डेवलपमेंट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स गेट मेजर्ड। तो रिजल्ट्स जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज और डोनर्स जो हैं, यानी रिसीवर्स और डोनर जो हैं, वो फोकस करेंगे जो डेवलपमेंट के रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर, और जो जितने भी रिजल्ट्स होंगे उनको मेजर भी किया जाएगा। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, डोनर्स एंड पार्टनर्स आर अकाउंटेबल फॉर डेवलपमेंट रिजल्ट्स। तो डोनर्स और पार्टनर्स जो हैं वो बोथ जो हैं वो अकाउंटेबल होंगे। इन्होंने ये 5 पॉइंट्स दिए थे एड इफेक्टिवनेस के पेरिस डिक्लेरेशन में। एक्रा, in 2008 at the third high level forum on aid effectiveness, and an even greater sorry an even greater number and wider diversity of stakeholders endorsed the ACRA agenda for action. AAA, the AAA both reaffirmed commitment to the Paris Declaration and called for greater partnership between different parties working on aid and development. Following on from the Paris Declaration, the AAA evaluated progress and set the agenda for accelerated advancement towards the Paris target. It proposed improvement in the following area, ठीक है जी। तो एकरा जो है वो थर्ड हाई लेवल फॉरम था एड इफेक्टिवनेस का, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ग्रेटर जो डाइवर्सिटी है वो स्टेक होल्डर्स के लिए इम्प्रूव की है, ठीक है जी। और उन्होंने पेरिस डेक्लेरेशन को दोबारा रीअफर्म किया है, और उन्होंने कहा है कि जी जो पेरिस डेक्लेरेशन के अंदर जो प्रॉब्लम नज़र आ रही थी उन्होंने उसे क्या किया, उसको एडवांसमेंट की तरफ लेके गए, एक्सेलरेटेड एडवांसमेंट टू दी पेरिस टारगेट्स, ठीक है जी। तो उसने इम्प्रूवमेंट कहा कि ओनरशिप, countries have more say over their development processes through wider participation in development policy formulation, stronger leadership on aid coordination and more use of country system for aid delivery। तो लास्ट में उन्होंने ओनरशिप के अंदर लिखा हुआ था कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज खुद बनाएंगी और करप्शन वगैरह को टैकल करेंगी। यहाँ पे उन्होंने उसको इम्प्रूव किया है, और उन्होंने कहा है कि वो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे, ठीक है जी, थ्रू वाइडर पार्टिसिपेशन in development policy formulation, strong leadership on aid coordination and more use of system country system for aid delivery। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर एडिशनल की जाएंगी ऑनरशिप के अंदर। इंक्लूसिव पार्टनरशिप, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डोनर्स इन द OECD डेवलपमेंट असिस्टेंस कमेटी एंड डेवलपिंग कंट्री एज वेल अदर डोनर्स फाउंडेशन एंड सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट फुली, ठीक है जी। तो ये पार्टनरशिप उन्होंने इसलिए उन्होंने कहा है कि जितने भी पार्टनर्स हैं
डोनर्स हैं जो OECD डेवलपमेंट असिस्टेंट कमेटी के और डेवलप कंट्रीज का पार्ट है, सब हर जो डोनर भी है, हर जो बंदा भी है, सिविल सोसाइटी है, फाउंडेशन है, उसने हर एक ने फुली पार्टिसिपेट करना है। और डिलीवरिंग रिजल्ट्स के अंदर आ गया एड इज फोकस्ड ऑन रियल एंड मेजरेबल इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। तो वो इसी तरह ही है कि आपने रिजल्ट्स को मेजर करना है, पहले आपने रिजल्ट जनरेट करना है और फिर उनके बाद उन रिजल्ट्स को मॉनिटर करना है और मेजर करना है। Busan. The Busan Partnership for Effective Development Cooperation established an agreed framework for development cooperation that for the first time embraces traditional donors, South cooperators, the BRICS civil society organizations, and private funders. Note that BRICS is an association between the five major emerging national economies, namely Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The Busan Partnership documents include a set of common principles for all development actors that are key to making development cooperation effectiveness. तो ये ब्यूसन पार्टनरशिप ने कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलपमेंट के वो उन्होंने बताए हैं। उसने लिखा है ऑनरशिप ऑफ डेवलपमेंट प्रायोरिटीज बाय डेवलपिंग कंट्रीज। कंट्रीज शुड डिफाइन द डेवलपमेंट मॉडल दैट दे वांट टू इम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज हैं उन्होंने खुद ही अपना डेवलपमेंट मॉडल डिफाइन करना है कि उन्होंने किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। A focus on results having a sustainable impact should be drive force behind investment and effort in development policy making. Partnership for development depends on the participation of all actors and recognizes the diversity and complementarity of their functions. तो डेवलप पार्टनरशिप होगी डेवलपमेंट के अंदर, यानी सारे जो हैं वो पार्टनर करेंगे उसको। ट्रांसपेरेंसी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट कॉपरेशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू ऑल सिटीजन्स। तो वो बता दिए कि डेवलपमेंट कॉपरेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट भी रहेगी और वो अकाउंटेबल भी होगी सारे सिटीजन्स के लिए। द ब्यूसन एग्रीमेंट वन फर्दर देन सिंपली continue to commit to the Paris and Accra agreement. They also agree a series of action points to accelerate the implementation of the commitments. ठीक है जी, तो उसने यहाँ पे बता दिया हुआ है कि जो ब्यूसन एग्रीमेंट है तो वो फर्दर उन्होंने कंटिन्यू किया था और उन्होंने क्या किया था कि पेरिस और एक्रा एग्रीमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया था। और दे आल्सो एग्री अ सीरीज ऑफ एक्शन पॉइंट्स टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिटमेंट। जो कमिटमेंट कर दी गई है उसको वो कह रहे हैं कि उसको फुलफिल करना है। आगे आपके पास आ गया है impact evaluation, NONIE, network of networks for impact evaluation. Wide range of organizations set up to promote quality impact evaluation. Impact one of OECD's core criteria: relevance, efficiency, effectiveness and sustainability. ठीक है जी, अब ये उसने बता दिया कि इवैल्यूएशन, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन आपने देखना है कि आपके पास वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप क्या कर रहे हो, set up to promote quality impact evaluation. Impact one of OECD core criteria, यानी वो कह रहे हैं कि आपने OECD के क्राइटेरिया के ऊपर इम्पैक्ट देखना है। रेलिवेंस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। एम्फसाइजेज नीड फॉर कम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस टू असेस इम्पैक्ट। तो आपने क्या है, एम्फसाइज करना है कि जो अप्रोचेस कंबाइन हुई हैं उसका इम्पैक्ट को असेस कर सकें। उसने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। Evaluating the impact of aid has become high on the international agenda in recent years, resulting in a range of organizations and evaluating techniques being developed. The network of networks for impact evaluation was formed to promote quality impact evaluation. NONIE comprises various organizations including the OECD and DAC Evaluation Network, the United Nations Evaluation Group, the Evaluation Cooperation Group, ECG, and the International Organization for Cooperation in Evaluation. Impact is one of the OECD DAC 5 core evaluation criteria for assessing development results along with relevance, efficiency, effectiveness, and sustainability. तो वही सारा repeat किया हुआ उसने। The DAC recommend that the following question should be asked when evaluating the impact of an international aid program or a project. What has happened as a result of the program or project? What real differences has the activity made to the beneficiaries?
एंड हाउ मैनी पीपल हैव बीन अफेक्टेड। तो बता रहे हैं कि जी डैक ने रिकमेंड किया था कि ये फॉलोइंग जो क्वेश्चंस हैं ये जब इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल एड आपने देखना है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने चाहिए कि what has happened as a result of program or project and what real differences has the activity made to the beneficiaries and how many people have been affected। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो मेजरली पूछे जाने हैं। इम्पैक्ट ऑफ एड जो है उसमें उसने लिखा हुआ है कि डिबेट हैज क्रिएटेड अ फोकस ऑन असेसिंग इम्पैक्ट। दोबारा वही आ गया जी, इम्पैक्ट ऑफ एड ही चेक कर रहे थे और उसने वो यहाँ पे OECD का उसने बता दिया हुआ है कि what has happened as a result of program or project, what real differences and how many people have been affected, but impact may not be evident or immediate। ठीक है जी। तो वो बता रहे कि उसने कहा डिबेट हैज क्रिएटेड अ फोकस ऑन असेसिंग इम्पैक्ट। तो डिबेट होगी फोकस कि आपने एक फोकस क्रिएट करना है इम्पैक्ट को असेस करते हुए। उसमें वो 3 क्वेश्चन आएंगे बस। उस आगे उसने लिखा है बट इम्पैक्ट मे नॉट बी एविडेंट और इमीडिएट। ठीक है जी। तो इम्पैक्ट का एविडेंस या जो इमीडिएट होना जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम्स ऑफ एट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड कॉजेशन। ठीक है जी। तो कोरिलेशन देखनी है, उसने बताया हुआ कोरिलेशन जो है वो नॉट इक्वल टू है कॉजेशन को। कॉजेशन का मतलब है लाइक हम कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ कॉजिंग समथिंग। ठीक है जी, यानी आपने कोई एक्शन, कौन से एक्शन है, कुछ हो गया तो आपने कौन से एक्शन लेने हैं। ठीक है जी। असेसिंग इम्पैक्ट बिकम मीन्स रादर देन एन एंड। ठीक है जी। तो आपने जो इम्पैक्ट को असेस किया है, ठीक है, वो एंड नहीं है, यानी वो आप कह सकते हैं वो मीन्स है रादर देन एन एंड। आगे एक और बॉडी आ गई, रोल ऑफ ओवरसाइट बॉडीज, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कमेटी ऑफ यूके। उसने कहा पार्लियामेंट्री सेलेक्टेड कमेटी स्टडी ऑफ ODA by then DFID in December 15 review of aid to Nigeria। इंटरनेशनल डेवलपमेंट कमेटी आ गई जी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट कमेटी इज अ यूके सेंट्रल गवर्नमेंट select committee responsibility for scrutiny of UK aid and ODA expenditure including by the Foreign Commonwealth and Development Office and taking forward the work of the independent commission and on aid impact as an investigative committee rather than legislative. The IDC sets its own program and select topic for inquiries. The following process is usually followed for each inquiry. A press notice is issued listing the terms of reference and inviting interested parties to send written submission. A public question and answer oral evidence session is held with witness. These question and answer sessions are usually televised or viewable online. Reports are published on the UK गवर्नमेंट वेबसाइट। ठीक है जी। तो बता रहे कि जी इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी जो है उसने अपना एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है और उसने अपने उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें उसने बता दिया हुआ है कि हमने ये फॉलो जो है वो प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रेस नोटिस जो है वो पहले इशू होगा और इंटरेस्टेड पार्टीज को इनवाइट किया जाएगा रिटर्न सबमिशंस के थ्रू। अ पब्लिक क्वेश्चन एंड आंसर ओरल एविडेंस सेशन इज हेल्ड विद विटनेसेस। ठीक है जी। एक पब्लिक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा जो ओरल एविडेंस होगा। दीज क्वेश्चन एंड आंसर, तो ये भी जो है वो आप बता रहे हैं कि टीवी पे भी दिखाया जाएगा और ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा और रिपोर्ट जो है वो यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किए जाएंगे। रोल ऑफ ओवरसाइट बॉडीज के अंदर आपके पास एक और बॉडी है, इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर एड इम्पैक्ट एडवाइजरी NDPB stresses its independence from government, reviews reports, support parliamentary scrutiny, makes information available, has issued critical reports। और वर्ल्ड बैंक आपके पास दूसरी बॉडी IEG है। तो इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ एड इम्पैक्ट हम देख लेते हैं। द इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर aid impact in the UK is responsible for providing the Independent Commission for Aid Impact in the UK is responsible for providing independent evaluation and scrutiny of the impact and value for money of all UK government ODA
As such, ICAI act as the key body overseeing the international development aid donation by the UK। तो मेन इसका काम जो है उसने क्या करना है, ओवरसी करना है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड को जो कि यूके में डोनेट की जा रही है। The ICAI formal remit is to provide independent evaluation and scrutiny of the impact and value for money of all UK government ODA. Through this work, ICAI contribute to the accountability of the UK ODA to the UK taxpayer. A key characteristics of ICAI is that it is independent of government. This independence includes being independent from the IDC. To safeguard this independence, the ICAI DFID framework agreement was published in 2018। ठीक है, तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है जी, और इसकी इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करने के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था जो कि 2018 में पब्लिश हो गया था। This framework agreement states that the function of ICAI are to carry out a small number of well-prioritized, well-evidenced, credible, thematic reviews on strategic issues faced by the government aid spending। ठीक है जी, तो बता रहे हैं कि रिव्यू होगा, रिव्यू करेंगे ये लोग, डिफरेंट किस्म के रिव्यू होंगे एविडेंस के तौर पे, क्रेडिबिलिटी के तौर पे, और कुछ वेल प्रायोरिटाइज जो होंगे उनको सिर्फ ये रिव्यू करेंगे जो कि गवर्नमेंट ने एड स्पेंड की हुई होगी उसको। इन्फॉर्म एंड सपोर्ट पार्लियामेंट इन इट्स रोल ऑफ होल्डिंग द यूके गवर्नमेंट टू अकाउंट। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्म भी करेंगे और सपोर्ट करेंगे पार्लियामेंट को कि वो यूके गवर्नमेंट का जो अकाउंट उसको होल्ड करेंगे। ensure its work ensure its work is made available to the public। ICAI's mandate covers all ODA, whichever department it is spent by, in addition to the Department for International Development Aid spending. Departments include the Department for Business, Energy and Industrial Strategy, the Foreign and Commonwealth Office, the Department of Health, the Department for Environment, Food and Rural Affairs, and cross-government funds such as the Conflict Stability and Security Fund and the Prosperity Fund। ठीक है जी, यानी वो बता रहा है कि इसका जो मेन वर्क है वो ये है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि सारी सर्विसेज जो हैं वो पब्लिक को अवेलेबल हों। ठीक है जी, वो बता रहा है कि जो ICAI का मैंडेट है वो सारे ODAs को कवर करेगा, जो कि ये इस चीज़ को देखेगा कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं। उसने आगे डिपार्टमेंट्स के नाम ले लिए सारे, किस कौन कौन से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। Ethical issues relating to aid. Two key questions: extent to which aid provided is sustainable and how far aid leads to sustainable development in recipient। तो दो मेजर क्वेश्चन उसने किए हैं कि किस एक्सटेंट तक एड जो है, जो एड प्रोवाइड की गई है वो सस्टेनेबल होगी, एंड हाउ फार एड लीड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रेसिपिएंट, यानी एड जो है वो कितनी सस्टेनेबल रहेगी इन द डेवलपमेंट ऑफ रेसिपिएंट, यानी जिस जो रिसीव कर रहा है इस एड को। ठीक है जी, तो कहाँ तक वो इसको हेल्प करेगी। एथिक्स जी एक जी सर पॉइंट था, इसी से जो क्लैरिटी आ रही है अभी सर, ये जो जितनी भी हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी हैं, ये जी बेसिकली जी यूके को जो एड रिसीव हुई है उसका जी, एक रिव्यू की बात हो रही है ना, या यूके ने किसी थर्ड पार्टी को एड दी है उसकी बात तो नहीं हो रही? ये जो एग्जांपल देखिए हमने, इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर एड इम्पैक्ट, सर सर ये यानी जितनी भी बॉडीज हैं ये एड, इंटरनेशनल एड को देख रही। इंटरनेशनल एड का वो यही है जो इंटरनेशनली भी एड दी जा रही है ना, ये उसको भी सारों को ओवरसी कर रही है। अच्छा, तो ये बोथ डिफरेंट केसेस में करेगी, बॉडीज, अगर यूके ने किसी को एड दी है उसको भी स्क्रूटनाइज करेगी, और अगर जी एड जी यूके जी को मिली है उसको भी करेगी, अलग अलग बातें जी हैं ना जी सर? बिल्कुल, ये ओवरऑल सारी चीजों को देख, सारी एड को देख रही होंगी। ओके सर। Actually, ethics relates to the morality of behavior at an individual or organizational level. As a SIFA student, you should be familiar with the SIFA standard of professional practice on ethics available on the SIFA website। मार्क कर लें जी काइंडली, ये आपने वहां से पढ़ लेना है। ठीक है जी, which set out the principle with which SIFA members are expected to comply in relation to ethical behavior. This module consider ethics more generally in section AC 2.2.7। नॉर्मली ये जो एथिक्स के ऊपर जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस वगैरह के ऊपर है उसके ऊपर उन्होंने बताया हुआ होगा
कि एक जो सिफा मेंबर है उसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वो उसमें वही नॉर्मली ज़्यादातर हर बॉडी ने अपने वही दिए हुए होते हैं कि इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और ऑब्जेक्टिविटी, इस तरह के उसने पॉइंट्स दिए हुए होंगे, वो आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। In the context of international aid, we are looking at the ethics of providing aid. Why do countries donate aid to other countries? The ethical issue of international aid are complex and can come from different perspectives. There is an argument that there is the argument that international development aid should be provided simply because it is a moral duty to help those in need. There is also the issue of whether the actual impact of the aid, whether intended or unintended, is ethical. Other issues include the motives for giving aid and whether the actual process of providing the aid is ethical. As with many aid topics, there is very complex subject and one that we can only look at briefing within the scope of this module. तो यहाँ पर उसने ethics को देख रहा है कि जो एथिकल इश्यूज हैं रिलेटिंग टू इंटरनेशनल एड, वो बता रहे हैं कि ये एक तो कॉम्प्लेक्स हैं। अगर वो बता रहे हैं कि अगर हम एथिकली देखें तो हाँ, हमारा जो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो इस नीड के अंदर हैं। लेकिन वो बता रहे हैं यहाँ पे जो एक्चुअल जो उसका इम्पैक्ट है वो ये इम्पैक्ट है कि वेदर जो जिन लोगों को एड प्रोवाइड की जा रही है वो इंटेंडेडली उनको एड रिक्वायर्ड भी है या नहीं है। यहाँ पे वो ये अदर इश्यूज इंक्लूड द मोटिव्स फॉर गिविंग एड एंड वेदर द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द एड इज एथिकल। As with many aid topics, there is a very complex subject and one that we can only look at briefly within the scope of this module. तो यहाँ पे उसने बिल्कुल एक बता रहे कि जो एथिकल इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो हाँ, ये जो है वो कह रहे हैं ये सब कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इस वजह से वो बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे हमने सिर्फ इसको ब्रीफली ही देखा है। एथिक्स के अंदर आपने अब क्या देखना है कि जिसको एड प्रोवाइड की जा रही है तो क्या उसने एक्चुअल